हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई एक दिन अगर एपिसोड ना आए ना तो भाई पूरा रिदम टूट जाता है हर एक स्टोरी लाइन से। बट डेफिनेटली अगर आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है ना वो आती है यहाँ पर बड़े भैया से। मामला कंफ्यूजिंग है भी और कंफ्यूजिंग नहीं भी है। अब देखो, लेकिन यार यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल में रोनाल्डो के रिगार्डिंग जो समय सिचुएशन चल रही है अगर मैं उसको ब्रीफ करूँ तुम्हें, तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे कुछ अब यूनाइटेड के जो रिलायबल रिपोर्ट्स हैं वो ये चीज़ बता रही हैं कि येस, एरिक टेन हैग और रोनाल्डो के बीच में पिछले कुछ टाइम में बात हुई है, लेकिन वो एक्चुअली में रोनाल्डो के फ्यूचर को लेकर बात नहीं है बल्कि उसके कैप्टन आर्मबैंड को लेकर बात हुई है कि क्या यहाँ पर कैप्टन आर्मबैंड मैग्वायर से लेके रोनाल्डो को देना चाहिए। पहली बात तो क्या मैग्वायर से लेना चाहिए, क्योंकि तुमको पता है कि जब हाल ही में ही काफ़ी टाइम पहले जब एरिक टेन हैग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था पहला, जब उससे पूछा जाता है कि भाई कैप्टनसी को लेके उसके क्या थॉट्स है, तो उसने क्लियर कट तो नहीं लेकिन एक्चुअली में हिंट दिया था कि वो कैप्टनसी को चेंज कर सकता है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका भी है कि अपनी अथॉरिटी दिखाना और कहना कि ऐसा डिसीजन लेना जो पहले 3 मैनेजर्स ले नहीं पाए थे। लेकिन साथ ही में अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो पिछले फुटबॉल डेली के एपिसोड में हमने डिस्कस भी करा था कि कैसे रोमा के रूमर्स आ रहे हैं और कैसे यहाँ पे स्पोर्टिंग के रूमर्स आ रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं अब भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि डेफिनेटली रोनाल्डो का जो फ्यूचर है वो तो सेट दिख रहा है यूनाइटेड में, लेकिन एक चीज़ जो अनसर्टेन है वो ये है कि एक्चुअली में यूनाइटेड में कितने गेम स्टार्ट करेगा। और देखो यार, इनडायरेक्टली ये चीज़ कोई गलत चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ये सवाल एक्चुअली में गलत इसलिए भी नहीं क्योंकि मैंने पिछले डेली एपिसोड में तुमको बताया भी था कि एक्चुअली में देखो ये चीज़ तो तय ही तय है कि अगर हम बिना स्ट्राइकर के नए सीजन में एंटर कर रहे हैं तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई चीज़ होगी नहीं। और अगर कोई स्ट्राइकर आ रहा है और उसको खिलाएंगे नहीं तो फिर वो भी उससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली कोई चीज़ होगी नहीं। तो डेफिनेटली एरिक टेन हैग को देखो यार, प्रॉब्लम ये है कि रोनाल्डो इतने बड़े स्टेटस का प्लेयर है कि डेफिनेटली अगर एक गेम भी वो बाहर होगा ना तो मीडिया हल्ला काटेगा, बिल्कुल हल्ला काटेगा। और एरिक टेन हैग का क्योंकि ये पहला सीजन है, प्लस ये यूनाइटेड है, प्लस क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मुद्दा समझ सकते हो ना कि छापने की जो मशीन है और जो स्टोरी क्रिएट करने की बात होगी वो इंग्लिश मीडिया तो बहुत अव्वल दर्जे पे करेगा। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो सीजन जो बताया जा रहा है कि सीजन जो समय सिचुएशन है वो यहाँ पर ये है कि अभी भी एरिक टेन हैग, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्राइकर नहीं है, वैसे अवेलेबल है स्ट्राइकर लेकिन डार्विन नूनेज की डील में हम लिवरपूल से हार गए, तो ऐसे में कहीं ना कि नया स्ट्राइकर कब आएगा तो रोनाल्डो कितना गेम स्टार्ट करे, क्योंकि देखो हम यूनाइटेड फैंस तो चाहेंगे कि वो मोस्ट ऑफ द गेम स्टार्ट करे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। और किन सिचुएशंस के अंडर में एरिक टेन हैग उसको बाहर बैठाएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि यूनाइटेड और पर्टिकुलरली एरिक टेन हैग रोनाल्डो को लेकर सीरियस है कि येस ही इज़ देयर लीडर। वैसे इसके रिगार्डिंग एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर मैग्वायर से कैप्टनसी ली जा रही है तो क्या रोनाल्डो इज द डिजर्व्ड वन, या फिर कहना कि आप डेविड दे को ज़्यादा वाउच करोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यूनाइटेड की थोड़ी ट्रांसफर विंडो की। अब यहाँ पर भाई एमानुएल्सन की रिपोर्ट आउट ऑफ नोवेयर आई है, और देखो तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने उसका मतलब देखा भी नहीं है, इतना डेडिकेटेड तो नहीं देखा है मैंने, डेफिनेटली यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी हैं। 70 मिलियन का ऑफर यहाँ पर यूनाइटेड ने पोर्चुगीज क्लब स्पोर्टिंग को दिया है और वो रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन स्टोरी यहाँ पर एक्चुअली में अभी एंड नहीं होती, क्योंकि अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूनाइटेड एक रिवाइज्ड ऑफर के साथ जाएगी और ये होप कर रही है कि वो जो रिवाइज्ड ऑफर होगा एक्चुअली में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। वैसे एक चीज़ तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि एरिक टेन हैग के अंदर एक चीज़ जो हो रही है वो ये है कि जो लीक्स हैं वो कम आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि यूनाइटेड अपने ट्रांसफर विंडो को लेकर जो पत्ते हैं ना उनको भी अपने पास छुपा के रख रही है, एंड मोमेंट तक हमको पता नहीं चल रहा है। एक चीज़ ये भी है कि अगर डियोंग की हम बात करें तो यहाँ पर यार एक सिचुएशन ये है कि डियोंग के लिए अब बार्सिलोना यूनाइटेड से एक फाइनल ऑफर एक्सपेक्ट कर रही है जिसको वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। हाउएवर एक चीज़ कंफर्म है कि यूनाइटेड ऑफर देगी, और इस बार तो यार मैं कह रहा हूँ कि इस ट्रांसफर स्टोरी को निपटाओ जल्दी से, क्योंकि यूनाइटेड के फैंस एक्चुअली में अब बोर हो जाएंगे। जिस चीज़ की हाइप इतनी ज़्यादा हो गई थी, कहीं ना कहीं जेडन सांचो वाला मेरे को स्टोरी निपटानी नहीं है, वो रिपीट नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रैप करना पड़ेगा। वैसे हाल ही में रिचार्ड नोट की अगर हम बात करें, यूनाइटेड के जो सीईओ हैं उनके भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब कि वो यूनाइटेड के जो फ़ैन है उस ग्रुप के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी है कि यूनाइटेड के पास पैसे नहीं है, यूनाइटेड काफ़ी अच्छा कर रही है। मतलब देखो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो अप्रोच था वो अच्छा है, जो इंटेंशन है वो भी अच्छे हैं, लेकिन क्या वो काम करेगा इस पर कहीं ना कहीं अभी क्वेश्चन मार्क खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में सिर्फ बातों से नहीं, उनको यहाँ पर अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लेजर फैमिली इतना ख़राब कर चुके हैं यूनाइटेड के अंदर का एनवायरनमेंट कि उसको कोई भी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। सो डेफिनेटली रिचार्ड नोट ने जो किया है दैट इज़ कमेंडेबल एंड रिस्पेक्टेबल, लेकिन यूनाइटेड को अब कहीं ना कहीं रिएक्ट करना ही पड़ेगा। बाकी डू लेट मी नो कि आप पूरे ट्रांसफर विंडो के रिगार्डिंग आप यहाँ पर क्या सोचते हो। वैसे एक स्टोरी अब मेरे को दिमाग में याद आई जो कि पिछले 2 दिन से चल रही है, वो है यूरियन टिम्बर की। तो भाई यूरियन टिम्बर टू यूनाइटेड होने वाला था, ऑलमोस्ट हो भी चुका था, हेयर वी गो, मतलब हेयर भी लिख दिया था, बस गो लिखने की बारी थी।
तभी वहाँ पे लुई वैन हाल यहाँ पर एंटर करते हैं स्टोरी में। अब स्टोरी यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसका जो सोचने का पर्सपेक्टिव ना वो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली मेरा अलग होगा और आप में से काफ़ी लोगों का वो कहीं ना कहीं सोचने का तरीका अलग होगा। लेकिन कहीं अब कुल मिला के 100 बात की एक बात है कि टिम्बर यूनाइटेड नहीं आएगा एंड दैट इज समथिंग काफ़ी बुरी चीज़ है, क्योंकि टिम्बर यार 21 साल का है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है वो। हमको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि वर्सेटाइल हो एंड ही वॉज वर्सेटाइल, लेकिन हम वो डील स्नैच नहीं कर पाए कहीं ना कहीं लुई वैन हाल के चक्कर में। डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग मैं एक एक्सक्लूसिव स्टोरी या फिर एक्चुअली मैं शॉर्ट्स तो मैं डाल ही दूंगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी बार्सिलोना की और यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की। अगेन इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है बर्नार्डो सिल्वा का। अब देखो यहाँ पे डियोंग का भी थोड़ा मेंशन है, क्योंकि जो चीज़ अभी तक हम ये सोच रहे थे कि डियोंग टू सिटी अगर होगा तो बर्नार्डो टू बार्सिलोना बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन अब बार्सिलोना का जो प्लान है वो ये है कि वो ट्रेड नहीं करेगी सिटी के साथ, वो एक्चुअली में पैसे लेगी यूनाइटेड से और वही पैसे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी बर्नार्डो सिल्वा में। ये क्लियर कट है, यानी कि ये चीज़ तो कंफर्म है कि मैनचेस्टर सिटी रेस में थी डियोंग के, लेकिन वो चीज़ अब बिल्कुल भी नहीं होगी। यूनाइटेड डियोंग जो स्टोरी है वो कंप्लीट होगी और बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना अपने कंप्लीट कर दो मैं कह नहीं सकता, प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली बार्सिलोना यहाँ पर उस चीज़ को एग्रेसिवली पुश कर रही है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर लेवेंडोव्स्की की, तो अब कहीं ना कहीं बार्सिलोना सेकंड बिड जो कि 50 मिलियन यूरोस का होगा फॉर लेवेंडोव्स्की वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर रही है एंड दे आर होपिंग कि बायर्न म्यूनिख एक्चुअली में इसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेवेंडोव्स्की के लिए यार 50 मिलियन मेरे को लगता है कि भाई बायर्न को एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। देखो यार, आपको एक बंदा पिछले 1-1.5 महीने से लगातार पब्लिक में आके इंटरव्यूज़ दे रहा है, लगातार पब्लिक में आके चीज़ कह रहा है कि नहीं नहीं मेरे को जाना है, मेरे को वो करना है, मेरे साथ ये रिश्ता है, मेरे ये रिलेशन ख़राब हो गया, मेरी साइकोलॉजिकली ये नहीं है, मेरी बॉडी यहाँ है, मतलब कुल मिला के वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जो कि आपकी क्लब की लेगेसी को, आपकी क्लब की रेपुटेशंस को ऊपर जो हायरार्की में बैठे हैं उनको डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप जान नहीं दे रहे, और अब कहीं ना कहीं आपको 50 मिलियन मिल रहे हैं उस प्लेयर के जिसका सिर्फ 1 साल का है। देखो कह रह दे के बात सिंपल है कि वो अगर रहेगा भी तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, आप उसको रखोगे, हमेशा टॉक्सिसिटी बढ़ती है। पर ये नहीं कह रहा कि लेवेंडोव्स्की गलत है, आई एम जस्ट सेइंग कि लेवेंडोव्स्की बायर्न इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो उसको चलाना है ही नहीं, और ऐसे में 50 मिलियन काफ़ी ज़्यादा है। वैसे यार इसके रिगार्डिंग एक चीज़ ये भी थी कि मैं एक कम्युनिटी पोल देख रहा था जहाँ पर काफ़ी लोग उसने सवाल पूछा था कि 50 मिलियन फॉर लेवेंडोव्स्की इज़ फेयर और नॉट, और वहाँ पे 70% लोगों ने ये वोट करा था कि नहीं 50 मिलियन बहुत ज़्यादा है और बार्सिलोना यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर रही है। बट क्या एक्चुअली में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या अगर आपको क्लब ऐसे लेवेंडोव्स्की के पीछे होता और वो 50 मिलियन दे रहा होता तो क्या आप हैप्पी होते या नहीं? एंड इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन तो डू लेट मी नो योर रिएक्शन एज वेल। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी सिटी की और चेल्सी की। अब यहाँ पर स्टर्लिंग का और लुकाकू का मामला काफ़ी गर्माया हुआ है। अब सबसे पहले अगर लुकाकू की बात करें तो एवरीथिंग इज नाउ सेट, हियर वी गो, कभी भी हो सकता है। इट्स जस्ट कि इंटर के जो ओनर है वहाँ से हाँ होनी बाकी है। चेल्सी ने मान लिया कि 20 मिलियन का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो 10 मिलियन का जो लोन फी है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, और लुकाकू टू इंटर इज गोइंग टू हैपन। अब इसी के साथ यहाँ पर चेल्सी ने सबसे पहले तो एक चीज़ करी है कि उन्होंने डेम्बेले के ओवर अब स्टर्लिंग को प्रायोरिटाइज कर दिया है, और स्टर्लिंग की डील अब वो एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिलेमा है जो कि मैं आने वाले शॉर्ट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों सिटी एक्चुअली में स्टर्लिंग को, चाहे गैब्रियल जेसस की बात करें, उसको यहाँ पर सेल कर रही है, और इसके पीछे क्या पेप की इंटेंशन है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और क्या उसके प्रोज होते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि एक्चुअली में अब रहीम स्टर्लिंग ट्रांसफर मार्केट में लिस्टेड है। अब यहाँ पर जो फी है वो यहाँ पर 35 मिलियन की। देखो हर चीज़ एग्रीड है, स्टर्लिंग को चेल्सी जाना है क्योंकि वो ऑलरेडी पूछ चुका है कि भाई चेल्सी में कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा टूकल के अंडर उसका पोजीशन रहेगा। चेल्सी भी हर चीज़ प्रिपेयर कर रही है, चेल्सी को चाहिए भाई रहीम स्टर्लिंग जैसा प्लेयर, और भाई वो बहुत सही प्लेयर है, वो टीम को एक्सपोनेंशियली मतलब काफ़ी सही तरीके से इंप्रूव कर सकता है। मामला बस एक जगह अटकेगा और वो अटकेगा फी में। अब चेल्सी जो अप्रोप्रिएट फी मानती है वो आती है 35 मिलियन, लेकिन सिटी कहीं ना कहीं डेफिनेटली रहीम स्टर्लिंग उनका वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार है, तो उसके लिए वो जितना खींच सकते हैं उतना खींचने की वो कोशिश करेगी। बाकी इसके रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि और कोई कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं। हालांकि लुकाकू टू इंटर इज समथिंग जो कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर लुकाकू फिर से इंटर में जाके चल गया ना तो भाई कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, मतलब इसमें चेल्सी की गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। अब लुकाकू की जो इनएबिलिटी है एडजस्ट करने की और अपने आप को मतलब एक तरीके से वॉलेटाइल और वर्सेटाइल बनने की, वही अगर उसमें नहीं है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं अगर बंदा। वहीं अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें या फिर बाकी प्लेयर्स की बात करें, इट्स अ बिग टेस्ट फॉर हालैंड कि वो भी क्या जो बुंदेसलीगा में वो करके आया है वो प्रीमियर लीग में कर सकता है, डेफिनेटली अंडर वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर सॉरी। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने लास्ट अपडेट से जो कि आती है पीएसजी से। तो पीएसजी टू ज़िडान इज ओवर, ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी।
ये पता चल गया कि जिडान को भाई फ्रांस नेशनल टीम ही चाहिए अनटिल अनलेस कोई क्लब उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर ही दे दे या फिर उसकी लेगेसी से कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाए। लेकिन एक चीज़ अब कंफर्म चल रही है कि जो क्रिस्टोफर गाल्टियर है वो यहाँ पर पीएसजी का नया मैनेजर बनने वाला है। जो नीस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके एक तरीके से, बस थोड़ी सी जो शॉर्ट टर्म्स जो क्लॉज होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो यहाँ पर टिक होने बाकी हैं। बाकी क्रिस्टोफर गाल्टियर इज गोइंग टू बी द न्यू पीएसजी मैनेजर। यार मेसी, आई थिंक मेसी का लास्ट ईयर होगा पीएसजी में, उसके बाद मैं नेमार का भी लास्ट ईयर ही देखता हूँ पीएसजी में। एक लास्ट इनके पास अपॉर्चुनिटी है चैंपियंस लीग जीतने की विद वन ऑफ द बेस्ट ट्रायो। अगर हम स्पोर्टिंग सेंस में नहीं गए लेकिन कमर्शियल वे में तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, क्योंकि इन 3 प्लेयर्स ने अभी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ मतलब उखाड़ा नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रिस्टोफर गाल्टियर एक्चुअली में वो मैनेजर हो सकता है? अब देखो यहाँ पे पीएसजी या तो ये है कि वो खुद का जिदान बनाने की कोशिश कर रही है कि हम एक बहुत ही अंडररेटेड मैनेजर को लेके आ गए और वो कहीं ना कहीं कर देगा। बाकी मेरे को लगता है कि कोई कितना भी अंडररेटेड हो और कितना भी एक सीजन उखाड़ ले, वो जिडान जैसी जो अचीवमेंट है ना वो रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि जिडान ने वो चीज़ 3 साल करी थी चैंपियंस लीग में। बट मेरे को लगता है कि यार यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टियर, आई होप कि वो अच्छा फुटबॉल खिलाए। बाकी मैं उसको यार अभी तक मैंने उसको एक्सक्लूसिवली मैंने इतना नहीं देखा है ओजीसी न्यूज़ को, तो मैं फिर से देखता हूँ या यूट्यूब वीडियोस। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है कि क्या मेसी, नेमार और एम्बापे व इतनी बड़ी ईगोस को क्रिस्टोफर गाल्टियर जैसे एक अंडररेटेड मैनेजर एक्चुअली में हैंडल कर सकता है। यानी बाकी एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो लुइस कैंपोस है, जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है नए पीएसजी के, उसकी बहुत अच्छी खासी बनती है, जो कि एक्चुअली में नहीं था पहले। जबकि लियोनार्डो की बात करें या फिर पोचेटिनो की बात करें, दोनों की आपस में बनती नहीं थी और लियोनार्डो विद टूकल भी सेम स्टोरी थी। यहाँ पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर और मैनेजर की एक्चुअली बनती है, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी उनके पास भी होगी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप कि भाई इस बार का जो पूरा भी ट्रांसफर विंडो की जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी अच्छी है। हाँ डेफिनेटली यार आर्सेनल पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। अब देखते हैं रुड़की जब जाते हैं 1-2 दिन में, तो वहाँ पर जाके तुमको कंसिस्टेंटली सारी वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।